सोने की चाबी से खुलने वाले आलीशान होटल के कमरों के पीछे कभी कभी ऐसी मौत छुपी होती है जिसके बारे में सोचकर ही किसी की भी रूह कांप जाए। एक ऐसा ही राज, एक ऐसी फाइल थी जो अगर धोखे से भी गलत हाथों में चली जाती तो कई देशों को कब्रिस्तान बना देती। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं थी कि वो फाइल किसके पास है, बल्कि ये थी कि जो लड़की उस फाइल को लेकर भाग रही थी उसकी मौत का काउंटडाउन शुरू हो चुका था। अब वैसे ये कहानी है जोनाथन पाइन की, यानी कि इराक के जंग के मैदान से 2 बार मौत को छूकर लौटने वाला एक ऐसा सिपाही जिसने फिलहाल के लिए बंदूक छोड़कर सुकून की जिंदगी चुन ली थी और अब वो कायरो के सबसे आलीशान नेफरटिटी होटल में एक नाइट मैनेजर के तौर पर काम कर रहा था। उस दौरान कायरो की सड़कों पर 2011 वाला वो खौफनाक दौर चल रहा होता है जिसमें रेवोल्यूशन की आग में पूरा शहर जल रहा था और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। इसके बावजूद होटल के अंदर अमीर और ताकतवर लोग एक बहुत ही अलग खेल खेल रहे थे, क्योंकि एक ऐसी आलीशान जगह थी जहां वैसे तो बाहर के दंगे की आवाज तक नहीं आती थी, मगर जल्दी ही इसी शांति के पीछे एक ऐसा तूफान आने वाला था जो सारी चीजों को तबाह करके रख देगा। अब उसी रात होटल में जोनाथन के सामने एक ऐसी औरत आती है जिसके चेहरे पर खून जमा देने वाला खौफ था। उस औरत का नाम सोफी एलाकिन होता है, जो इजिप्ट के सबसे खौफनाक और ताकतवर हमीद परिवार के छोटे बेटे फ्रेडी हमीद की गर्लफ्रेंड थी और अभी वो जोनाथन के पास आकर उसे कुछ कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट देते हुए उन्हें कॉपी करने के लिए कहती है, जिस पर जोनाथन मान जाता है। लेकिन जब जोनाथन उन पेपर को कॉपी मशीन के अंदर डालता है तो उन पेपर्स को देखने के बाद तो जोनाथन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उन पेपर्स के अंदर कोई मामूली राज नहीं बल्कि केमिकल वेपन, सोते हुए लोगों को मौत की नींद सुलाने वाले हथियार और बड़ी बड़ी देशी विदेशी कंपनियों के बीच में चल रही डील की एक ऐसी लिस्ट थी जो एक झटके में किसी भी देश को राख कर सकती है। अभी फिलहाल के लिए जोनाथन सोफी को कुछ भी न बोलते हुए उन डॉक्यूमेंट्स की कॉपी उसको देने लग जाता है, लेकिन सोफी उससे बस असली डॉक्यूमेंट को लेकर अपने पास रख लेती है और उन कॉपीज को जोनाथन को देते हुए कहती है कि अगर मुझे कुछ हो जाए या मैं कल तक जिंदा ना रहूं तो इस फाइल को अपने दोस्त तक पहुंचा देना। ये सब कहते हुए सोफी की आंखों में दिख रहा वो खौफ ये चीज साफ बता रहा था कि उसकी जान को बहुत ज्यादा खतरा है। पर सवाल ये है कि आखिर एक मासूम लड़की के हाथ में इतनी बड़ी डील के कागजात लगे कैसे। अब वैसे तो जोनाथन इस दलदल में नहीं फंसना चाहता था, लेकिन उस फाइल को देखने के बाद उसके अंदर का सिपाही भी जाग उठता है और इसीलिए अब वो इस पूरे सच के पीछे छुपे असली चेहरे को बेनकाब कर देना चाहता था। इसीलिए वो अपने होटल में काम करने वाले एक लोकल स्टाफ मेंबर और अपने भरोसेमंद दोस्त यूसुफ के पास जाता है, जहाँ पर जोनाथन यूसुफ से हमीद परिवार के बारे में जानने की कोशिश करने लग गया था, जिस पर यूसुफ भी मान जाता है कि वो इस बारे में पता करके जोनाथन को जरूर बताएगा। लेकिन उसने साफ अल्फाजों में जोनाथन को चेतावनी भी दे दी थी कि वो हमीद परिवार के कामों में किसी भी तरह की कोई भी दखल अंदाजी न करे, क्योंकि उन लोगों से दुश्मनी लेने का मतलब सीधा मौत को दावत देना है। इसी बीच बाहर की सड़कों पर एक बहुत ही बड़ा जश्न शुरू हो जाता है और टीवी पर अनाउंसमेंट होती है कि दंगों की वजह से प्रेसिडेंट ने अपना इस्तीफा दे दिया है, जिस बात की वजह से ही पूरा शहर खुशी से झूम उठता है और अब सबको लग रहा था कि नए प्रेसिडेंट के आने से सारी चीजें सही हो जाएंगी। अब जब रात में पूरा कायरो आजादी के जश्न में डूबा हुआ था, उस दौरान जोनाथन अपने अंधेरे कमरे में बैठा हुआ उन डॉक्यूमेंट की रोशनी में मौत का वो धंधा देख रहा था जो इस जश्न के पीछे छुपा था। यूसुफ से मिली हुई डिटेल को जब जोनाथन इंटरनेट पर थोड़ा सा और खोजता है तो उसके सामने एक ऐसा नाम आता है जिसको देखने के बाद तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। वो नाम था रिचर्ड रूबर का, जो आयरन लास्ट नाम की एक कंपनी का सीईओ है और उसका जिक्र उन खौफनाक पेपर में भी था। लेकिन अजीब बात ये थी कि स्क्रीन पर दिखाई देने वाला रिचर्ड रूबर कोई गुंडा या फिर माफिया नहीं, बल्कि भोले भाले रेफ्यूजीज के लिए घर बनाने वाला और गरीबों को जरूरत की चीजें दान करने वाला एक ऐसा मसीहा था जिसके बारे में उसके सपोर्टर एक शब्द भी नहीं सुन सकते। कुल मिलाकर दुनिया के सामने वो एक मसीहा था, पर उन पेपर्स के मुताबिक वही मौत का सबसे बड़ा सौदागर था जिसने बहुत सारे घातक हथियार बहुत सारे देशों में सप्लाई करे थे। और ताज्जुब की बात तो ये थी कि जहाँ जहाँ पर वो हथियार गए थे वहाँ पर कुछ ही दिनों में पूरी की पूरी सरकारें ही गिर गई थी। इसी तरह के रिचर्ड की एक और डील होने वाली थी जिसकी वजह से जोनाथन की रातों की नींद उड़ जाती है और अब वो इस खौफनाक डील को किसी भी हालत में रोकना चाहता था। इसीलिए जोनाथन एक बहुत ही बड़ा रिस्क लेकर उन पेपर को लंदन में बैठे अपने एक कॉन्टेक्ट साइमन के पास पहुंचा देता है, जो फाइल जल्दी ही साइमन के थ्रू उसकी बॉस एंजेला के पास पहुंच गई थी, जो लंदन की इंटरनेशनल इन्फोर्समेंट एजेंसी की एक निडर ऑफिसर थी। उस फाइल को देखते ही एंजेला के होश उड़ जाते हैं और वो तुरंत रॉब नाम के एक बंदे को ऑर्डर देती है कि रिचर्ड के ऊपर पूरी तरह से नजर रखो, लेकिन हमारी ब्रिटिश इंटेलिजेंस को इस बारे में भनक तक नहीं लगनी चाहिए। अब सवाल ये था कि एंजेला अपनी ही एजेंसी से इस सच को क्यों छुपाना चाहती है और कहीं उनके ही डिपार्टमेंट में से तो कोई इस मौत के खेल में शामिल नहीं है। खैर बात चाहे जो भी हो, कुल मिलाकर ये चीज तो समझ आ रही थी कि आगे चलकर खतरा और ज्यादा बढ़ने वाला है। अब उसी रात होटल में जब जोनाथन अपना काम कर रहा था तभी उसे सोफी का फोन आता है और वो थर्राती हुई आवाज में जोनाथन को उसके कमरे में एक ड्रिंक लाने के लिए कहती है। फिर जैसे ही जॉन ड्रिंक को लेकर वहाँ पर पहुँचता है तो वहाँ पर सोफी के चेहरे का हाल देखकर तो जोनाथन के होश उड़ चुके थे, क्योंकि असल में फ्रेडी को सोफी के उस फाइल को गायब करने के बारे में पता चल चुका था और उसने सोफी की बड़े अच्छे से मरम्मत करी थी। अभी सोफी की बातों से जोनाथन को समझ आता है कि हमीद फैमिली के कॉन्टेक्ट बहुत ज्यादा ऊपर तक हैं, जिसकी वजह से उन्हें उस फाइल के बारे में पता चल चुका था और उन्हें लग रहा था कि वो फाइल ब्रिटिश इंटेलिजेंस तक खुद सोफी ने पहुंचाई है। हालांकि अभी सोफी को समझ आ चुका था कि ये काम जोनाथन का है, लेकिन सोफी ने उसके बारे में किसी को भी नहीं बताया होता और ना ही वो जोनाथन से इस चीज के लिए नाराज थी।
अभी सोफी के इस दरियादिली को देखकर जॉन भी उसको प्रोटेक्ट करने का वादा करके एक दूसरे कमरे में भेज देता है, क्योंकि जल्दी ही सोफी का पति फ्रेडी भी उस होटल में आने वाला था और हो सकता था कि इस बार वो सोफी को गुस्से में जान से ही मार दे। तब सोफी भी इस पर मान जाती है और इसके थोड़ी देर बाद फ्रेडी सच में सोफी को ढूंढता हुआ होटल में पहुंच जाता है, जिस दौरान उसे देखकर जोनाथन बहाना बनाने लग गया था कि सोफी होटल से चेकआउट कर चुकी है। मगर इस बात पर फ्रेडी को यकीन नहीं होता और वो जोनाथन की गुद्दी पकड़ते हुए उससे उसे सोफी के कमरे में ले जाने को कहता है। तब जोनाथन भी बिल्कुल ऐसा ही करता है, लेकिन वो फ्रेडी को अपने साथ सोफी के पुराने वाले कमरे में लेकर गया था, जहाँ पर सोफी थी ही नहीं। इस बारे में फ्रेडी तुरंत ही रिचर्ड को कॉल करके सब कुछ बताता है और फैसला करता है कि सोफी के मिलते ही वो खुद उसे जान से मार देगा। इस दौरान कमरे के बाहर खड़ा होकर जोनाथन एक एक लफ्ज को धड़कते दिल के साथ सुन रहा था और अब उसे समझ में आ चुका था कि सोफी के लिए अब एक एक सेकंड भी कीमती है। इसीलिए फ्रेडी के वहाँ पर से जाने के बाद जोनाथन सुबह की पहली किरण निकलने से पहले ही एक बहुत बड़ा रिस्क लेता है और यूसुफ की मदद से जैसे तैसे सोफी को होटल से निकालकर शहर से दूर अपने एक पुराने दोस्त के खाली और सुनसान घर में लेकर आ जाता है। वहाँ चारों तरफ शांति थी और सोफी अब पूरी तरह से सेफ थी। तब जॉन की इस बेमिसाल अच्छाई, उसकी हिफाजत और उसके जिगरे को देखकर सोफी उसको अपना दिल दे बैठती है और कहीं ना कहीं जोनाथन खुद भी सोफी की इस खूबसूरती और मासूमियत से पूरी तरह से इम्प्रेस हो चुका था। इसी वजह से इस मौत के डर के बीच में जोनाथन अपनी नाइट मैनेजर की जॉब और पूरे जमाने के बारे में भूलकर सोफी के साथ इंटीमेट होने लग जाता है और सुबह सोफी से वादा करता है कि वो कैसे न कैसे करके उसे लंदन तक पहुंचा देगा, जहां जाकर वो ब्रिटिश इंटेलिजेंस की प्रोटेक्शन में अपनी एक नई और आजाद जिंदगी शुरू कर पाएगी। उधर लंदन में एंजेला अपने बॉस रेक्स से मिलती है और उसके सामने जोनाथन के द्वारा भेजे गए पेपर को पटकते हुए रिचर्ड के खिलाफ अरेस्ट वारंट मांगती है, लेकिन रेक्स ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया था, क्योंकि असल में उसने वो पेपर अपनी एजेंसी के हेड जेफ को भेजे थे और जेफ ने उन सबूतों को नकली बताकर एंजेला की रिक्वेस्ट को खारिज कर दिया था। इस बात को सुनने के बाद एंजेला का दिमाग खराब हो जाता है, पर रेक्स उल्टा उसके ही ऊपर गुस्सा करते हुए उसको याद दिलाता है कि हम पिछले 12 सालों से रिचर्ड का पीछा कर रहे हैं, लेकिन अब तक उसके खिलाफ एक भी पक्का सबूत नहीं मिला। इसी बात की वजह से खुद जेफ भी उनके ऊपर इंक्वायरी बिठाने वाला था और रेक्स अंदर से खुद भी बहुत ज्यादा गुस्से में था, क्योंकि उनके हाथ में इतने सालों के बाद जो एक सॉलिड कनेक्शन लगा था, सिस्टम की भ्रष्टाचारी के चलते वो एक झटके में बर्बाद हो चुका था। इधर कायरो में जोनाथन जैसे तैसे अपने दोस्त साइमन से मिलता है और उससे सोफी को लंदन में भेजने के लिए मदद मांगता है। तब जोनाथन की बातें सुनने के बाद साइमन इस काम के लिए मना करते हुए जोनाथन को एक ऐसी बात बताता है जिसे सुनने के बाद तो जोनाथन के पसीने छूटने लग गए थे। असल में हमीद फैमिली और रिचर्ड के कनेक्शन पूरी दुनिया में मौजूद थे, इसी वजह से उन्हें उन पेपर्स के बारे में भी पता चल गया होता है और अभी के लिए उनके आदमी शहर के कोने कोने में सोफी को ढूंढ रहे थे, जिसके बावजूद अगर वो सोफी को जैसे तैसे करके लंदन में भेज भी देते हैं तो भी रिचर्ड या फिर फ्रेडी अपने कनेक्शन का इस्तेमाल करके उसे लंदन में पैर रखते ही बीच सड़क पर मरवा देंगे। इस बात से जोनाथन का मन पूरी तरह से टूट चुका था और अभी जब वो सोफी को इस बारे में बताता है तो सोफी खुद भी बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। तब जोनाथन उसको समझाने की कोशिश करता है कि वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेगा, मगर उम्मीद टूटने की वजह से सोफी का भरोसा भी टूट चुका था, इसीलिए वो बिना कुछ सुने ही फोन को काट देती है। उसी रात जोनाथन जब होटल में अपनी ड्यूटी कर रहा था तब खतरा होने के बावजूद भी सोफी खुद ही होटल में पहुंच जाती है, जैसे कि उसे पता हो कि आज रात उसकी मौत तय है। तब जोनाथन उसको कमरे में जाने से मना करने लग गया था, पर सोफी की निगाहें अभी जोनाथन को ऐसे दिख रही थी जैसे जोनाथन कोई अनजान हो, जिसके तुरंत बाद सोफी बिना कुछ बोले अपने कमरे की तरफ चली जाती है। इसके बस थोड़ी देर बाद ही जोनाथन के पास एंजेला का कॉल आता है, जो उसे तुरंत ही सोफी को उसके कमरे से निकालने के लिए कहती है, क्योंकि फ्रेडी ने सोफी को जान से मारने के लिए उसके कमरे में पहले ही कुछ लोगों को तैनात कर दिया था और एंजेला को इस बारे में अपने कुछ खबरियों से पता चला होता है। ये बात सुनने के बाद जोनाथन अपनी पूरी ताकत से उस कमरे की तरफ भागता है, पर अफसोस अब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। सोफी के कमरे का दरवाजा खोलते ही जोनाथन की सांसें थम जाती हैं, क्योंकि फ्लोर पर सोफी की बेजान और खून से लथपथ लाश पड़ी हुई थी और सोफी को मारने वाले लोग भी उस जगह पर से निकल चुके थे। इस चीज को देखने के बाद जोनाथन वहाँ पर बैठकर घंटों रोता रहता है, जिसके थोड़ी देर बाद उसने हिम्मत करके पुलिस ऑफिसर को भी बुला लिया था, लेकिन जब वो उसे बताने की कोशिश करता है कि सोफी को फ्रेडी ने मरवाया है तो पुलिस ऑफिसर जानबूझकर ऐसा ड्रामा करता है जैसे कि ये सारी चीजें लूटपाट के इरादे से हुई हो। जिसके बावजूद जब जोनाथन उसको अपनी बातों पर यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था तो एक समय पर वो पुलिस ऑफिसर जोनाथन के ऊपर भड़कते हुए उसको ही इस केस में फंसाने की कोशिश करने लग जाता है, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी जोनाथन को अपना मुंह फिलहाल के लिए बंद करके रखना पड़ता है। इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर से इस दर्दनाक हादसे के 4 साल बाद आती है, जहाँ बर्फ से ढके हुए एक देश स्विट्जरलैंड में जोनाथन अब मीर्स होटल में एक नाइट मैनेजर के तौर पर काम कर रहा था और यहाँ पर काम करते करते उसने अपनी पुरानी जिंदगी, अपना डर और अपना गुस्सा इस बर्फ के पीछे छुपा दिया था। मगर सोफी की मौत का दुख उसे आज भी होता है और सच में सोफी की
मौत ने उसे इतना ज्यादा तोड़ दिया था कि उसे रिकवर करने में काफी लंबा समय लगा। क्या एक रात उसके होटल में पहुंचते ही दिन का मैनेजर उसे बताता है कि आज एक बहुत ही खास इंसान की बुकिंग आई है, जिसका नाम सुनते ही जोनाथन झटके से कांप उठता है, क्योंकि वो इंसान कोई और नहीं बल्कि खुद रिचर्ड था। और सोफी की मौत के 4 साल बाद उस मौत के सौदागर से जोनाथन की आमने सामने पहली बार मुलाकात होने वाली थी। अभी जोनाथन ने सोच लिया था कि वो रिचर्ड को खत्म करके आज सोफी की मौत का बदला ले ही लेगा, पर क्या जोनाथन रिचर्ड तक पहुंचकर उसको मार पाएगा? इस बारे में जोनाथन सोच ही रहा होता है कि तभी डे मैनेजर जोनाथन को एक पार्सल देते हुए कहता है कि ये पार्सल जोनाथन को रिचर्ड को देना है, जिस पर जोनाथन मान गया था। पर आखिरकार उस पार्सल में था क्या? खैर इसके कुछ ही घंटों बाद होटल के आगे रिचर्ड रूपर खुशी से पहुंच जाता है, जिस दौरान उसके साथ उसकी बेहद खूबसूरत गर्लफ्रेंड जेड, उसका सबसे खास आदमी लेंस, उसका फाइनेंस एडवाइजर सैंडी की वाइफ कैरोलिन और 2 खतरनाक बॉडीगार्ड टेबी और फ्रिस्की भी आए थे। इतने सारे लोगों की भीड़ को देखकर जोनाथन समझ जाता है कि वो अभी रिचर्ड को खत्म नहीं कर सकता। इसी वजह से जोनाथन के अंदर गुस्से और नफरत का तूफान उठ रहा था, पर अपने चेहरे पर एक फेक प्रोफेशनल मुस्कान लाके वो सबका स्वागत करता है और सोफी की दर्दनाक यादों से लड़ते हुए उसके ही बेरहम कातिल को उसके कमरे में सेफली छोड़कर आता है। रिचर्ड तो अपने कमरे में जाकर अपने साथियों के साथ चैंपियन पीने लग गया था, जिस दौरान जोनाथन बहुत ज्यादा होशियारी से रिचर्ड के लोगों की बातें सुनने की भी कोशिश कर रहा था। और थोड़ी बहुत बातें सुनने के बाद जोनाथन वहाँ पर से निकलकर उन सब के बुकिंग फॉर्म की कॉपी बनाता है और अपने कैबिन में आकर उस सील्ड पैकेज को खोलता है जो उस डे मैनेजर ने रिचर्ड को देने के लिए कहा था। उस पैकेज के अंदर कई सारे नए सिम कार्ड थे, जिन्हें देखकर जोनाथन उनके नंबर को नोट कर लेता है और उसके बाद पैकेज को पहले जैसे पैक करके उसे रिचर्ड के पास भिजवा देता है। इसके बाद रात के समय में जोनाथन कचरे से एक शैंपेन बोतल को उठाकर उसमें से रिचर्ड के पुराने सिम कार्ड्स को निकालता है, जिन्हें जोनाथन ने रिचर्ड को उस बोतल में डालते हुए देख लिया था। और अब जोनाथन का प्लान ये था कि वो उन सिम कार्ड की मदद से पता लगाएगा कि रिचर्ड ने किस किस से बात करी है। इन सभी चीजों को लेने के बाद जोनाथन जब अगले दिन अपने घर पर जाता है तो वहाँ वो एंजेला को कॉल करके स्विट्जरलैंड आने के लिए कहता है, जिस पर एंजेला तुरंत मान गई थी। और उसके आने पर जब उनकी मुलाकात एक लोकल रेस्टोरेंट में होती है तो जोनाथन रिचर्ड के सिम कार्ड्स की सारी डिटेल एंजेला के हाथ में सौंप देता है। ये देखने के बाद तो एंजेला बहुत ज्यादा हैरान हो गई थी, क्योंकि पिछले 15 सालों से लगातार रिचर्ड का पीछा करने के बावजूद भी उसके हाथ में इतने पुख्ता सबूत नहीं लगे होते जितने जोनाथन ने अपनी किस्मत की वजह से 2 बार हासिल कर लिए थे। खैर वो दोनों अब आगे की प्लानिंग करने के लिए जोनाथन के घर की तरफ निकलते हैं, जहाँ पहुँचने के बाद एंजेला बातों बातों में जोनाथन को याद दिलाती है कि कैसे उसके पिता खुद भी एक अंडरकवर एजेंट थे और उन्होंने बेलफास्ट में देश के लिए अपनी जान गंवा दी थी। ये याद दिलवाने के बाद एंजेला जोनाथन की आंखों में देखते हुए उसे एक ऐसा ऑफर देती है जो सब कुछ बदल देने वाला था। वो चाहती थी कि जोनाथन उसके साथ काम करके रिचर्ड को पकड़वाने में मदद करे, जिसके बदले में वो जोनाथन की सिक्योरिटी की पूरी जिम्मेदारी लेने को तैयार थी। उसकी बातों को सुनने के बाद जोनाथन इस ऑफर पर सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त मांगता है और एंजेला इस उम्मीद के साथ लंदन में वापस लौट जाती है कि ये पुराना सिपाही सोफी की मौत का बदला लेने के लिए हाँ कह देगा। अब लंदन में पहुंचने के तुरंत बाद एंजेला अपने बॉस रेक्स से जाकर मिलती है और उससे साफ कहती है कि अगर इस बार ब्रिटिश इंटेलिजेंस को कुछ भी पता चला तो वो किसी की भी फिक्र नहीं करेगी। असल में वो चाहती थी कि जोनाथन रिचर्ड की टीम में शामिल हो जाए, लेकिन ऐसा करने के लिए उन्हें जोनाथन का क्रिमिनल बैकग्राउंड बनाना काफी ज्यादा जरूरी था, ताकि जब रिचर्ड उसको अपनी टीम में शामिल करने से पहले उसका बैकग्राउंड चेक करे तो उसे जोनाथन एक असली मुजरिम लगे। इस पर रेक्स भी मान जाता है, क्योंकि उसको समझ में आ चुका था कि ब्रिटिश इंटेलिजेंस के काफी सारे ऑफिसर रिचर्ड के साथ मिले हुए हैं और अगर इसी तरह से चलता रहेगा तो वो लोग रिचर्ड को कभी भी नहीं पकड़ पाएंगे। वहीं स्विट्जरलैंड में एंजेला के ऑफर के बारे में सोचते हुए जोनाथन सोफी की मौत का बदला लेने का फैसला कर ही लेता है, जिसका मतलब कि अब वो एंजेला के ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। तब अपने प्लान के मुताबिक वो अपने होटल के सेफ से ही 40,000 यूरो चुरा कर रातों रात लंदन में भाग जाता है, ताकि दुनिया की नजरों में वो एक बहुत ही बड़ा चोर और एक भगोड़ा बन जाए। जिसके बाद जब लंदन में उसकी मुलाकात एंजेला से होती है तो एंजेला उससे श्योरिटी लेती है कि क्या वो सच में इस मिशन को करने के लिए तैयार है, क्योंकि इस मिशन के दौरान खतरा इस बार इतना ज्यादा बड़ा था कि एक पल की गलती भी जोनाथन को मौत के मुंह में धकेल सकती थी। जोनाथन इस बार अपने बदले को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक गुजर जाने के लिए तैयार था और अब उसे किसी भी बात का डर नहीं था, इसीलिए वो हाँ बोलता है और एंजेला उससे जरूरी डॉक्यूमेंट्स को साइन करवाने के बाद उसे वहाँ पर से डेवोन में भेज देती है, जो इंग्लैंड का ही एक छोटा सा गाँव था। वहाँ पर जाने के बाद जोनाथन की मुलाकात एक लोकल शॉपकीपर मार्लिन से होती है, मगर जोनाथन उससे ज्यादा बात नहीं करता और डेवोन में रहते रहते अपने अंदर के जेंटलमैन जोनाथन को मारकर गुंडे और मवालियों की तरह रहना शुरू कर देता है। असल में ये सब भी जोनाथन और एंजेला के प्लान का ही हिस्सा था, ताकि रिचर्ड की टीम में शामिल होने से पहले जोनाथन अपने आप को गुंडे मवालियों की तरह ढाल ले और रिचर्ड को उसके ऊपर कभी भी शक ना हो। अब गांव में दाखिल होते ही जोनाथन वहां के लोकल ड्रग डीलर को उसके ठिकाने पर पहुंचकर बेफालतू में मारता है और उसी वजह से जोनाथन से आसपास के बंदूकें फटना भी शुरू हो जाती है। अब इसके बाद दिन के वक्त में जोनाथन अपने घर में बैठकर रिचर्ड के सारे स्पीचेस और वीडियो को दिखा करता था, ताकि वो उसके सोचने के तरीके को समझ सके। और शाम होते ही वो जानबूझकर गाँव के लोकल बार में जाता ताकि पूरे गाँव के लोग उसको पहचानने लगे। उसका ये अकेलापन और खौफ
खौफनाक अंदाज मार्लिन भी काफी समय से नोटिस कर रही थी, जिसकी वजह से कहीं न कहीं जोनाथन उसको पसंद भी आने लग गया था और एक रात वो जोनाथन के घर में जाकर उसके साथ इंटीमेट भी होती है। अब इसी बीच लंदन के फॉरेन एंड कॉमनवेल्थ ऑफिस में एक बहुत ही बड़ी मीटिंग बुलाई जाती है, जहां एटीएफ का एजेंट जूल दुनिया भर में चल रहे इलीगल आर्म्स के धंधे पर बात करता है और बताता है कि दुनिया को बचाने के लिए उन्हें इस मौत के धंधे को जड़ से खत्म करना पड़ेगा। इसके थोड़ी देर बाद जूल अपनी पुरानी दोस्त एंजेला के साथ एक बार में जाता है, जहां एंजेला जूल को जोनाथन और जोनाथन को रिचर्ड की गैंग में भेजने वाले प्लान के बारे में सब कुछ बताती है। इसके साथ साथ ही एंजेला ने इस बात को भी कन्फेस करा था कि इतने बड़े और खतरनाक मिशन को अकेले हैंडल करने में उसको डर लग रहा है, जिस बात को सुनने के बाद जूल खुद भी उसके साथ शामिल हो जाता है और फैसला करता है कि वो बिना किसी को भी बताए एंजेला के इस मिशन को पूरा करवाने में उसकी मदद करेगा। इस बात से एंजेला बहुत ज्यादा खुश होती है, क्योंकि वो जानती थी कि जूल उन ऑफिसर्स में से बिल्कुल भी नहीं है जो पैसे के बदले में अपने जमीर को बेच देते हैं। इधर डेवन में रहते हुए जोनाथन ने अपने आप को एक लोकल ड्रग डीलर के रूप में बदनाम कर लिया था, जिसके कुछ महीनों बाद प्लान के मुताबिक एक अंडरकवर ऑफिसर हारोल वहां पर पहुंचता है और जोनाथन को टॉम क्विंट नाम का एक नया पासपोर्ट देकर दूसरे देश में जाने के लिए कहता है। और जैसा कि जोनाथन को वहां पर से निकलना था, तो उन लोगों को जानबूझकर एक भयानक लड़ाई का नाटक भी करना पड़ता है, जिस दौरान प्लान के मुताबिक जोनाथन गाँव वालों के सामने हारोल को बहुत ही बुरी तरह से पीटता है और मार मार कर बाहर से बाहर फेंक देता है। फिर इसके अगले दिन जब मैडलिन जोनाथन के घर पहुंचती है, तो अंदर का मंजर देखकर उसकी चीख निकल गई थी, क्योंकि पूरा घर तहस नहस पड़ा था और हर तरफ सिर्फ खून बिखरा हुआ था। इसी वजह से मार्लिन रोते हुए पुलिस वालों को फोन करती है और वहाँ पर पुलिस वालों के आने के बाद इन्वेस्टिगेशन करने पर वो इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि जोनाथन का खून हो चुका है। इस बात ने मार्लिन को अंदर से पूरी तरह से तोड़ दिया था, पर असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। ये सारी की सारी चीजें पूरी तरह से प्लान करी गई थी और जोनाथन तो अपनी टॉम वाली पहचान के साथ स्पेन के एक बहुत ही खूबसूरत शहर मोलोर्का में पहुंच जाता है, जहां पर वो छुट्टियां मनाने नहीं बल्कि रिचर्ड की टीम में शामिल होने के लिए आया था। असल में वहां पर रिचर्ड का सबसे पसंदीदा रेस्टोरेंट होता है, जहां पर जोनाथन ने एक कुक के तौर पर काम करना शुरू कर दिया था, ताकि एक न एक समय वो उस मौत के सौदागर के करीब पहुंच सके। तो कुछ महीनों बाद ही एक खूबसूरत दोपहर को जेड, रिचर्ड और उनका छोटा बेटा डैनी अपने पूरे लश्कर के साथ उसी रेस्टोरेंट में लंच करने के लिए पहुंचते हैं, जिस दौरान मौसम बेहद हसीन था, सामने समंदर का नजारा था और वो सब हंसी मजाक करते हुए खाने और ड्रिंक का लुत्फ उठा रहे थे। तभी अचानक वहाँ पर कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में रिचर्ड ने सपने में भी नहीं सोचा था। अचानक वहाँ पर दो नकाबपोश लुटेरे पहुंचकर सीधा मासूम डैनी के ऊपर बंदूक तान देते हैं और रिचर्ड से पैसे की मांग करने लगते हैं। इससे जेड बहुत ज्यादा डर गई थी और उन नकाबपोशों के सामने अपने बेटे को छोड़ने की विनती कर रही थी, जो देखकर रिचर्ड भी बहुत शांति से बात को संभालने की कोशिश करता है और उन नकाबपोशों को वादा करता है कि वो कुछ समय में उन्हें बहुत सारे पैसे देगा, लेकिन उन लुटेरों को तो पैसे अभी चाहिए थे। इसी वजह से वो डैनी को जबरदस्ती अपने साथ खींचकर पहाड़ की तरफ ले जाने लगते हैं और रिचर्ड और उसके साथियों को कहते हुए जाते हैं कि बच्चे के बदले में पैसे कहां पहुंचाने हैं, इसकी खबर वो रिचर्ड तक जल्दी ही पहुंचा देंगे। अब ऐसे इन लुटेरों को पैसे के बदले में किसी और ने नहीं बल्कि जोनाथन ने खुद हायर करा था और ये सारी की सारी चीजें भी जोनाथन के प्लान का हिस्सा थी, जिसके मुताबिक ही वो गुंडे डैनी को अपने साथ लेकर किचन की तरफ आ जाते हैं और वहाँ पर उनका सामना जोनाथन से हो जाता है। वहाँ पर जोनाथन एक झटके में डैनी को उन लोगों के चंगुल से छुड़ा देता है और उसे चिल्लाकर कहता है कि जल्दी से भागकर अपने पापा के पास जाओ, पर उन गुंडों के मन में पैसों का और ज्यादा लालच आ गया होता है। इसी वजह से जोनाथन की इस हरकत को देखकर वो जोनाथन को बहुत ही बुरी तरह से मारना पीटना शुरू कर देते हैं और जोनाथन भी जानबूझकर उन लोगों से पिटता रहता है, क्योंकि ऐसा करके वो रिचर्ड से बाद में सिंपैथी गेन करके उसकी टीम में आराम से शामिल हो सकता था। वहीं दूसरी तरफ डैनी अभी भागता हुआ लॉबी में पहुंचकर रोते हुए अपने पिता और जेड को गले लगा लेता है और किचन की तरफ इशारा करते हुए उन्हें कहता है कि एक हीरो ने मेरी जान बचाई है। ये बात सुनने के बाद रिचर्ड खुद भी अपने बॉडीगार्ड के साथ किचन में पहुंच गया था, जहां पर वो जोनाथन को खून से लथपथ जमीन पर पड़ा हुआ देखता है, जिसे इतना बुरी तरह से पीटा गया था कि वो सच में मरने की हालत में पहुंच चुका था। अभी रिचर्ड जैसे ही उसके चेहरे को ध्यान से देखता है तो वो बहुत ज्यादा चौंक हो जाता है, क्योंकि उसे याद आ चुका था कि जोनाथन पहले स्विट्जरलैंड के होटल में नाइट मैनेजर के तौर पर काम करता था, पर अभी इस होटल का मैनेजर उसको बताता है कि इसका नाम टॉम है। जो जानकर रिचर्ड जब जोनाथन के बारे में और ज्यादा पता करने की कोशिश करता है तो उसे एंजेला की वजह से जोनाथन के क्रिमिनल बैकग्राउंड के बारे में पता चलता है, जिससे रिचर्ड को लगने लग गया था कि जोनाथन यहाँ पर से भी पैसे चुराने की फिराक में होगा। पर जैसा कि जोनाथन ने उसके बेटे की जान बचाई थी, इसी वजह से रिचर्ड जोनाथन को स्पेन के अपने आलीशान विला में लेकर जाता है, जहाँ पर रिचर्ड के स्पेशल डॉक्टर 3 दिन लगातार जोनाथन का इलाज करते रहते हैं और फाइनली जोनाथन की जान बच जाती है। जल्दी ही इस बारे में एंजेला को भी पता चल गया था, जिससे वो काफी ज्यादा खुश होती है और उसे समझ में आ जाता है कि अब जॉन धीरे धीरे करके रिचर्ड की सारी इन्फॉर्मेशन को उन तक पहुंचाता रहेगा। इसके 2 दिन बाद जब जोनाथन की आंखें खुलती हैं, तो वो दर्द से कराहता हुआ थोड़ा सा ऊपर बैठने की कोशिश करता है और तभी उसकी नजर सामने खड़े बॉडीगार्ड फ्रेस्की के ऊपर पड़ती है, जो उसे ही घूर रहा था। उसी समय कमरे में लेंस भी एक फाइल लेकर आता है और जोनाथन की तरफ एक ऐसी निगाह से देखता है जिसमें नफरत और हैरानी दोनों थी। दरअसल जब लेंस ने जोनाथन के बैकग्राउंड को चेक करा था तो उसके मिलिट्री बैकग्राउंड और बाद में क्रिमिनल बनने के बारे में जानकर दंग रह गया था और कहीं ना कहीं उसे ये बात
बात समझ में आ चुकी थी कि इस नए आदमी के उनके टीम में आने की वजह से उनका मौत का साम्राज्य तबाह होने वाला है। दूसरी तरफ लंदन में एंजेला और जूल फिलहाल के लिए ब्रिटिश इंटेलिजेंस के सबसे बड़े हेडक्वार्टर में पहुंचते हैं, जहां उनकी मुलाकात MI6 के सीनियर एजेंट जेफ और उसके डेप्यूटी रेमंड से होती है। वहां एंजेला उन्हें अपने ऑपरेशन के बारे में बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वहां पर एंजेला ने जानबूझकर सारी चीजें ऐसे पेश करी थी जिससे जेफ खुद ही इस केस से अपने पैर को पीछे हटा ले और इस केस के बारे में खुद से जानने की कोशिश भी ना करे। इस चीज में एंजेला कामयाब भी हो जाती है और जेफ उसका मजाक बनाते हुए कहता है कि एंजेला पिछले 10 साल से रिचर्ड के पीछे पागल हो चुकी है और मैं इस देश के इंटेलिजेंस बजट का एक भी पैसा ऐसे कमजोर केस पर बर्बाद नहीं होने दूंगा। ये सुनकर एंजेला और जूल बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर वो खुश हो रहे थे क्योंकि MI6 ने उनके केस के बारे में आखिरकार सोचना ही बंद कर दिया था। दरअसल एंजेला इस बात को जानती थी कि अगर किसी को भी जोनाथन के अंडरकवर होने के बारे में पता चल जाएगा तो रिचर्ड तक ये खबर पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगेगी और जोनाथन की जान को इससे खतरा हो सकता है। खैर अब ये खेल स्पेन की राजधानी मैड्रिड तक पहुंच चुका था। वहां रिचर्ड का एक बहुत ही खास और अमीर बिजनेस पार्टनर ओप्पो अपनी बेटी एलिना के जन्मदिन पर एक बहुत ही आलीशान पार्टी देता है, जिसमें रिचर्ड और उसका पूरा लश्कर गया था। अब जहां पार्टी में सब लोग नाच कर रहे थे, वहीं एलिना बिल्कुल भी खुश नहीं थी, जिसके थोड़ी देर बाद ही एलिना अचानक अपने कमरे में जाकर खुद को फांसी लगा लेती है, क्योंकि असल में उसे ओप्पो का ऐसे गंदे लोगों के साथ काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और इस बारे में ओप्पो को पता चलने पर वो खुद भी काफी ज्यादा दुखी होता है। तब रिचर्ड खुद जाकर ओप्पो को संभालने की कोशिश करने लग जाता है, जिसकी अगली सुबह तक पूरी गैंग इस हादसे से कांप रही थी और इस हादसे की वजह से रिचर्ड को अपनी कुछ मीटिंग भी रीशेड्यूल करनी पड़ती है। इस बीच ही रिची जोनाथन से भी जाकर मिलता है, जो अब पूरी तरह से सही हो चुका था और अभी जोनाथन के सही हो जाने की वजह से छोटा डैनी उसके पास आकर उसकी जान बचाने के लिए जोनाथन को थैंक यू कहता है। जिसके बाद रिचर्ड जोनाथन से अकेले में बात करते हुए उससे पूछता है कि आखिरकार तुम्हें चाहिए क्या। इस पर जोनाथन बड़ी मासूमियत से कहता है कि मैं अपनी जिंदगी को शांति से काटना चाहता हूँ। तभी लेंस वहाँ पर आकर जोनाथन के फेक नामों की एक खौफनाक क्रिमिनल हिस्ट्री दिखाता है, जिसे असल में एंजेला ने ही प्लान करा था और रिचर्ड अब जोनाथन से जानना चाहता था कि ये सारी चीजें हैं क्या। इस दौरान जोनाथन का एक गलत जवाब भी उसे हमेशा के लिए मौत की नींद सुला सकता था, लेकिन अगले ही पल जब रिचर्ड को जोनाथन के पिता के एक ऑपरेशन के दौरान मरने के बारे में पता चलता है तो रिचर्ड को लगने लगता है कि शायद अपने पिता की मौत की वजह से ही जोनाथन को अपने देश से नफरत हो गई होगी और उसी वजह से वो क्रिमिनल बन चुका है। इस दौरान जोनाथन के जवाबों से रिचर्ड को इस बात पर यकीन होता जा रहा था, पर इसके बावजूद भी वो जोनाथन से एक के बाद एक कई सवाल पूछता है, जिस पर एक समय पर जोनाथन गुस्से में आकर उसके किसी भी सवाल का जवाब देने से साफ मना करते हुए बाहर जाने की बात करता है। हालांकि ये सब जॉन की ही एक चाल थी, क्योंकि रिचर्ड को अब सच में जोनाथन एक क्रिमिनल लगने लग गया था और अब रिचर्ड जोनाथन को अपनी टीम में शामिल करना चाहता था। लेकिन ये सुनने के बाद भी जोनाथन का साफ कहना था कि वो बस यहाँ पर से निकलना चाहता है, लेकिन रिचर्ड उसे बताता है कि उसका टॉम नाम का आइडेंटिटी वाला पासपोर्ट बर्बाद हो चुका है और उसके यहाँ पर से निकलने के लिए रिचर्ड कुछ दिनों के अंदर अंदर एक नए पासपोर्ट का इंतजाम कर देगा, पर तब तक जोनाथन को विला के पास में ही मौजूद उसके प्राइवेट कॉटेज में रुकना पड़ेगा। तब जोनाथन इस पर मान जाता है और लेंस खुद उसको अपने साथ उस कॉटेज में लेकर जाता है, जहाँ पर ना तो कोई फोन अलाउड था और ना ही कोई पोस्ट कार्ड। जोनाथन को तो इन सब चीजों की वजह से कोई भी दिक्कत नहीं थी, लेकिन रिचर्ड और उसकी गैंग को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि समंदर के ठीक दूसरी तरफ क्या चल रहा है। असल में एंजेला जूल और उनकी पूरी साइबर टीम ने रिचर्ड के विला के ठीक सामने एक प्रॉपर्टी रेंट पर ले ली थी और अब वो दूरबीन और हाईटेक कैमरा की मदद से पूरे के पूरे मेंशन के ऊपर नजर रखे हुए थे। फिर इसके कुछ दिनों बाद एक दोपहर जोनाथन रिचर्ड के पास जाकर डैनी को शहर घुमाने ले जाने की बात करता है, जिस पर रिचर्ड मान जाता है, लेकिन असल में जोनाथन शहर में डैनी को घुमाने के लिए नहीं बल्कि एंजेला से मिलने के लिए गया था, जो जोनाथन से एक आइसक्रीम की दुकान पर मिलकर उससे कोड लैंग्वेज में बात करते हुए अब तक की सारी अपडेट लेती है और बाद में जोनाथन छोटे डैनी के साथ आइसक्रीम खाते हुए एंजॉय करने लगता है। तब डैनी बातों बातों में जोनाथन को एक ऐसा राज बताता है जिसे सुनने के बाद तो जोनाथन के कान खड़े हो गए थे। डैनी बताता है कि उसके पापा सिर्फ गर्मियों की छुट्टियों में यहाँ पर आते हैं, पर यहाँ पर आने के बाद भी वो अपना ज्यादातर समय अपने बेडरूम के अंदर एक सीक्रेट ऑफिस में बिताते हैं, जहाँ पर जाना सिर्फ उन्हीं को अलाउड था। अब जोनाथन अपने दिमाग में उस सीक्रेट ऑफिस में घुसने का प्लान बनाने लग गया था, पर उससे पहले उसे रिचर्ड को उसके बाकी लोगों के ऊपर से विश्वास उठाना था, ताकि गलती से जोनाथन से इस मिशन में कोई गलती हो भी जाए तब भी जोनाथन चीजों को संभाल सके। इधर एंजेला भी जोनाथन के इस प्लान में उसका साथ देने के लिए सीधा मैड्रिड में आकर ओप्पो से मिलती है, जो फिलहाल के लिए एक चर्च में बैठा हुआ था, क्योंकि वो सच में एक बहुत धार्मिक इंसान था। इसी बात का फायदा उठाकर एंजेला उससे बातें करते हुए उसके दिमाग में ये चीज डाल देती है कि उसकी बेटी के साथ जो हुआ है वो सब ओप्पो के काले कारनामों की सजा है और इन सब बातों की वजह से ओप्पो को रिचर्ड से भी थोड़ी सी चिढ़न होने लग गई थी, क्योंकि रिचर्ड के कहने पर ही वो इन सब चीजों में आया था। उधर जोनाथन भी रिचर्ड के पास जाकर उससे नॉर्मली बात करना शुरू कर देता है और बातों बातों में रिचर्ड के दिमाग में ये चीज डाल देता है कि लेंस को शराब की बहुत बुरी लत है, जो चीज वैसे तो रिचर्ड भी जानता था, लेकिन इसके तुरंत बाद ही जोनाथन जानबूझकर ऐसी पुरानी कहानियों का जिक्र करने लग जाता है जिनमें शराबी आदमियों ने बड़े बड़े साम्राज्य और खानदान तक तबाह कर दिए थे। अपने सबसे खास आदमी के बारे में जोनाथन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर रिचर्ड का तो दिमाग घूम जाता है, पर क्योंकि थी तो ये बात सच्चाई ही, इसीलिए रिचर्ड इस बात पर हामी भरकर वहाँ पर से सीधा अपने कमरे में चला
जाता है। अब इसके कुछ दिनों बाद रिचर्ड का एक बहुत ही अमीर बिजनेस पार्टनर ओमर अपने बच्चों की ग्रैंड पार्टी देने के लिए रिचर्ड के विला में पहुंचता है, जहां रिचर्ड उसका और बाकी सबका स्वागत कर रहा था। और उसी दौरान जोनाथन की नजर रिचर्ड के एक और साथी सैंडी की बीवी कैरोलिन के ऊपर पड़ती है, जो सैंडी के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा थी क्योंकि सैंडी सबके सामने ही उनकी जवान बेबी सिटर के साथ फ्लर्ट कर रहा था। तब रिचर्ड खुद जैसे तैसे उस समय पर बात को संभाल कर सबको पार्टी करने के लिए लेकर चला जाता है। जिसके बाद जब रिचर्ड और उसके सभी साथी जश्न में डूब चुके थे, तब जोनाथन अपना असली दांव खेलता है। वो भीड़ से नजरें बचाकर छिपते छिपते मेंशन के अंदर रिचर्ड के बेडरूम की तरफ बढ़ने लग गया था, ताकि वो उसके सीक्रेट ऑफिस में जाकर वहाँ पड़ी चीजों को देख सके। लेकिन जैसे ही वो दबे पांव कमरे के अंदर कदम रखता है तो सामने का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। असल में उसके सामने जेड बिना कपड़ों के खड़ी थी और फोन पर अपने परिवार से बात करते हुए फूट फूट कर रो रही थी। तब जोनाथन को देखकर जैसे तैसे जेड खुद को संभालती है और जोनाथन जेड के सामने ऐसा दिखाता है कि जैसे कि वो उसको नीचे पार्टी में बुलाने के लिए आया हो, जिसकी वजह से जेड को भी उसके ऊपर शक नहीं होता और वो जल्दी से तैयार होकर सीधा पार्टी में चली जाती है। इधर पार्टी के दौरान एंजेला की बातों का असर एपो के ऊपर साफ दिखाई दे रहा था, जो खुद भी सैंडी से बातें करते हुए कहता है कि उसे लेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं है और हो सकता है कि बहुत ज्यादा नशा करने की वजह से वो उनकी बातों को बाहर तक पहुंचा देता हो, क्योंकि हाल फिलहाल में उनकी बहुत सारी डील की खबरें लीक हो चुकी थी। खैर अभी जब पार्टी खत्म होने वाली होती है तो रिचर्ड की परमिशन लेकर जेड जोनाथन के साथ समंदर के किनारे वॉक पर निकलती है, जिस दौरान वो जोनाथन से कह रही थी कि आज तुम्हें मुझे उस हालत में नहीं देखना चाहिए था। इस पर जोनाथन माफी मांगता है, पर जेड उसको बताती है कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मुझे कोई बिना कपड़ों के देखे, पर मुझे इस बात से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है कि कोई मुझे रोता हुआ देखे। इतना बोलकर जेड जोनाथन के सामने अपने कपड़े उतारकर समंदर में नहाने के लिए चली जाती है, जिस दौरान उसने जोनाथन को भी इनवाइट करा था, पर जोनाथन इसके लिए मना करते हुए समंदर के किनारे खड़ा होकर जेड को उस हालत में देखता रह जाता है। इधर लंदन में खेल एक नया मोड़ ले रहा था, जिस दौरान जेफ अचानक से डेक्स के पास आकर कहता है कि शायद एंजेला पीठ पीछे से कुछ तो अलग करने की कोशिश कर रही है और जैसे ही तुम्हें इस बारे में पता चलेगा तो तुम सबसे पहले मुझे बताओगे। अब हालांकि डेक्स को सब कुछ पता था, लेकिन बस वो हाँ बोलकर जेफ को कुछ भी नहीं बताता। इधर मोलेरिका में जोनाथन जब विला में वापस आता है तो सैंडी की बीवी कैरोलिन उसको रोती हुई दिखाई देती है, जो सैंडी के इस बेबी सिटर वाले अफेयर से टूटी हुई थी, और उसको रोता हुआ देखकर जोनाथन उसको संभालने की कोशिश करने लग जाता है। इसी दौरान कैरोलिन रोते हुए जोनाथन को एक ऐसी बात बताती है जिसे सुनने के बाद तो जोनाथन की एक तरह से चांदी हो गई थी, क्योंकि कैरोलिन ने उसे बताया था कि रिचर्ड इस वक्त एक बहुत ही बड़ी केमिकल वेपन की डील प्लान कर रहा है, जो एपो के ही एक लेबनीज दोस्त के साथ होने वाली थी। ये सब सुनने के बाद जोनाथन ऐसा दिखाता है जैसे कि उसे इस सब से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, और फिर इसके अगले दिन सुबह सुबह विला के अंदर एक बहुत ही बड़ा तमाशा खड़ा हो जाता है, क्योंकि कैरोलिन ने अपने पति सैंडी को उस जवान बेबी सिटर के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया था, जिससे गुस्से में पागल हुई कैरोलिन पूरे विला में चिल्लाते हुए सैंडी को सबके सामने जलील करती है और इसके तुरंत बाद अपने सारे सामान को लेकर वहाँ पर से हमेशा के लिए निकल जाती है। इस हादसे के 2 दिन बाद रिचर्ड अपने बिजनेस के सिलसिले में मोनाको निकल गया था, जिस दौरान वो अपने साथ सैंडी को ले जाता है, लेकिन उसने लेंस और जेड को विला पर ही छोड़ दिया था। वो दोनों जब दोपहर के समय में हॉर्स राइडिंग करने के लिए जाते हैं तो जोनाथन को आखिरकार रिचर्ड के सीक्रेट ऑफिस में जाने का मौका मिल जाता है, जिस दौरान जोनाथन दबे पांव रिचर्ड के बेडरूम में घुसकर उसके सीक्रेट ऑफिस की चाबी ढूंढने लग गया था। इसी दौरान उसे जेड के ड्रॉर में एक छोटे बच्चे की पुरानी फोटो भी मिलती है, जिसकी फोटो को जोनाथन ने एक फोन में भी खींच लिया था, और फिर वो जल्दी से ऑफिस की चाबी ढूंढकर ऑफिस के अंदर चला जाता है। उस समय ऑफिस की टेबल पर रिचर्ड की अगली सबसे बड़ी डील के सारे कागजात रखे थे, जिन्हें देखकर जोनाथन एक एक करके उन सभी डॉक्यूमेंट की फोटो खींचता है, और तभी उसको वहाँ पर एक सफेद बॉल भी मिलता है, जिससे लेकर वो बाहर आ गया था। लेकिन बाहर आकर जोनाथन जो देखता है वो जोनाथन के खून को पूरी तरह से जमा देता है। असल में अब तक बेडरूम में जेड आ चुकी थी, लेकिन जोनाथन उससे बिना डरे दरवाजा बंद करने के लिए कहकर ये भी कहता है कि अगली बार जब भी वो रिचर्ड के ऑफिस में घुसे तो अपने बालों को संभाल कर रखे। ये सुनने के बाद तो जेड के होश उड़ चुके थे, और इसका मतलब साफ था कि वो बाल जेड का ही था, और वो खुद भी रिचर्ड के ऊपर किसी वजह से नजर रख रही है। अब उसी रात जोनाथन ने अपने पास मौजूद फोन से सभी डॉक्यूमेंट की फोटोज को लंदन में एंजेला के पास भेज दिया था, और वो फोन असल में उस मासूम बच्चे डैनी का था, जिससे लग रहा था कि वो अपने फोन को कहीं पर रखकर उस फोन के बारे में भूल चुका है। खैर अभी एंजेला इतने सारे सबूतों को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, और फिर उन पेपर्स को गहराई से जानने पर एंजेला और जूल के सामने 2 कोड नेम हेलो और फिलिक्स आते हैं, जिनके नाम पर लाखों करोड़ों की पेमेंट शेड्यूल थी। और अब ये बात पता लगाना बहुत ज्यादा जरूरी था कि आखिरकार ये दोनों हैं कौन। खैर अब इसके अगले दिन तक रिचर्ड अपनी बिजनेस ट्रिप से वापस आ गया था, जिस दौरान वो सबसे पहले जोनाथन को अपने पास मिलने के लिए बुलाता है, जहाँ जाने में जोनाथन थोड़ा सा डरा भी हुआ था, क्योंकि हो सकता था कि जेड ने रिचर्ड को उसके बारे में सब कुछ बता दिया हो। लेकिन किस्मत से जेड ने जोनाथन के बारे में रिचर्ड को कुछ भी नहीं बताया होता, और असल में रिचर्ड ने जोनाथन को इसी वजह से बुलाया था क्योंकि अब तक उसने जोनाथन के लिए एंड्रयू नाम का एक नया पासपोर्ट बनवा लिया था। उसे देखकर जोनाथन खुश होने का नाटक करता है, पर तभी रिचर्ड उसे उस पासपोर्ट की कीमत बताता है, जिसे सुनने के बाद जोनाथन को समझ में आ गया था कि रिचर्ड के साम्राज्य में कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलती। असल में रिचर्ड ने उस पासपोर्ट के साथ एक ऐसी कंपनी के पेपर भी रखे थे जहाँ डायरेक्टर के नाम के नीचे जोनाथन के नए नाम के सिग्नेचर चाहिए थे, और
ये वही कंपनी थी जिसके नाम पर उन केमिकल वेपन का पूरा कारोबार सरेआम चलने वाला था। अभी न चाहते हुए भी जोनाथन को ऐसा करना पड़ता है और पेपर को पढ़ते हुए उसे एहसास होता है कि कहीं न कहीं उसका प्लान भी काम कर रहा था। असल में पहले के समय पर ये कंपनी लेंस के नाम पर थी, मगर जोनाथन की बातों का असर रिचर्ड के ऊपर कुछ इस कदर हुआ था कि उसकी दारू की लत की वजह से रिचर्ड ने वो कंपनी उसके हाथ से छीन ली थी और उसको जोनाथन के नए नाम यानी कि एंड्रयू के नाम पर कर दिया था। इधर मैड्रिड में उन पेपर में छुपे राजों को खोलने के लिए एंजेला एक बार वापस से एपो के पास पहुंचती है, जहां एपो उससे बहुत ज्यादा हैरानी से पूछता है कि तुम्हें ये पेपर्स कहां पर से मिले, जिस पर एंजेला ने उसे बता दिया था कि रिचर्ड की गैंग के अंदर उसका एक खबरी मौजूद है। इस बात को सुनने के बाद एपो का पूरा शक सीधा लेंस के ऊपर ही जा रहा था, लेकिन फिलहाल के लिए वो उसके बारे में कुछ भी ना कहकर एंजेला को उन पेपर से रिलेटेड वो सारी चीजें बताने लग जाता है जो अभी के समय पर उसको पता थी। फिर इसके कुछ रातों बाद जब रिचर्ड वापस से अपनी बिजनेस मीटिंग में जाता है तो जेड इस बार खुद जोनाथन के कमरे में उसकी सच्चाई जानने के बारे में आ जाती है, जिस दौरान जोनाथन उसे अपने बारे में तो कुछ भी नहीं बताता पर उससे उस बच्चे की फोटो के बारे में जरूर पूछ लेता है। इस पर जेड उसे बताती है कि वो बच्चा असल में उसका ही बेटा है जो उसकी टीनेज की एक गलती की वजह से हुआ था और अभी उसको जेड की बहन पाल रही थी। उसके बारे में पहले रिचर्ड को कुछ भी नहीं पता था, लेकिन हाल फिलहाल में उसे कहीं से उस बच्चे के बारे में पता चल गया था और इसी वजह से जेड को खुद भी उसकी काफी ज्यादा याद आ रही थी। यही सब बताते हुए जेड जोनाथन के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है, लेकिन जोनाथन इसके लिए बड़े प्यार से मना कर देता है क्योंकि वो जानता था कि अगर रिचर्ड के किसी आदमी ने उनको ऐसा करते हुए देख लिया तो जेड की जान के लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इधर उन दो कोड हेलो और फिलिक्स का सच अभी भी सामने नहीं आया होता, पर एपो की मदद से एंजेला को ये बात पता चल जाती है कि रिचर्ड पहले अमीर इन्वेस्टर से बहुत सारे पैसे इकट्ठा करता है, जिन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि उनके पैसे कहां पर लगने वाले हैं। और फिर रिचर्ड उन पैसों से बहुत सारे इलीगल वेपन खरीदता है और फिर उन्हीं वेपन्स को आगे बड़े बड़े बायर्स को बेचकर करोड़ों रुपए का मुनाफा कमाता है। इसके बाद अगर वो कुछ पैसे उन इन्वेस्टर को वापस भी कर देता तब भी उसके पास बहुत सारे पैसे बच जाते और रिचर्ड के काले साम्राज्य का सच भी यही था। अब इसके बाद एक सुबह जब एंजेला का बॉस रेक्स अपनी साइकिल से ऑफिस में जा रहा होता है तो अचानक दो अनजान वैन उसका रास्ता रोककर उसको डराने की कोशिश करती हैं और रेक्स तुरंत ही अपनी साइकिल को लेकर जल्दी से ऑफिस में पहुंच जाता है। वहां पर उसे एंजेला से बात करते हुए ये बात तो समझ में आ गई थी कि ये काम जेफ का है जो उसको एंजेला के प्रोजेक्ट को बंद करवाने के लिए डराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रेक्स इस बात से ना घबराकर एंजेला के मिशन के बजट को 3 गुना और ज्यादा बढ़ा देता है और साथ ही उससे ये भी कहता है कि जल्दी से जल्दी इस बात का पता लगाओ कि रिचर्ड का जेफ के साथ क्या कनेक्शन है। इधर रिचर्ड के विला में जब रिचर्ड वापस आ जाता है तो लेंस उसकी नजरों में जोनाथन की इमेज को बढ़ता हुआ देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहीं ना कहीं अब उससे जोनाथन से चिढ़ भी होने लग गई थी। सबसे बड़ा झटका तो लेंस को तब लगता है जब रिचर्ड सबको बताता है कि इस बार वो जोनाथन को अपने साथ अपनी मीटिंग में ईरान में लेकर जाने वाला है, जिसके लिए वो जोनाथन के साइज के बहुत ही अच्छे सूट को भी डिजाइन करवाता है और जेड खुद भी जोनाथन को ऐसे कपड़ों में देखकर रिचर्ड के सामने ही उसकी तारीफ भी करती है। इवन सिर्फ जेड ही नहीं बल्कि रिचर्ड खुद भी जोनाथन की तारीफ कर रहा था, जिसके अगले ही पल वो जोनाथन के हाथ में एक चमचमाता हुआ ब्लैक क्रेडिट कार्ड थमा देता है जिस पर जोनाथन का नाम लिखा था और रिचर्ड ने उससे साफ कह दिया था कि अब से तुम्हारे सारे खर्चे इसी कार्ड से होंगे। इसके कुछ दिनों बाद रिचर्ड अपने पूरे लश्कर को लेकर एक आलीशान होटल में जाता है जहां सब लोग टेबल पर बैठकर ऑर्डर दे रहे थे, लेकिन तभी वहां पर एक वेटर आकर जेड से बताता है कि उनके पास लॉबस्टर खत्म हो चुके हैं। ये बात सुनते ही शराब के नशे में लेंस का दिमाग बहुत बुरी तरह से खराब हो जाता है और वो उस रेस्टोरेंट में एक भयानक तमाशा खड़ा कर देता है। उसने वेटर का गला पकड़कर उस पर हमला कर दिया था और दूसरी टेबल से जबरदस्ती लॉबस्टर छीनने की कोशिश भी कर रहा था। तब हालातों को काबू से बाहर जाता देखकर जोनाथन खुद लेंस को जाकर पकड़ता है और गुस्से से लाल हो रहे उस टेबल के गेस्ट से माफी मांगते हुए उसके लंच के पैसे खुद दे देता है। इससे सारी चीजें एक बार वापस से नॉर्मल हो गई थी और रिचर्ड को भी जोनाथन की ये समझदारी देखकर काफी ज्यादा अच्छा लगा था। इधर लंदन में वापस आने के बाद एंजेला को आखिरकार हेलो और फिलिक्स नाम के उन कोड के बारे में बहुत बड़े सुराग मिलते हैं और वो MI6 में काम करने वाले अपने एक पुराने दोस्त हैरी को एक सुनसान जगह पर मिलने के लिए बुलाती है। वहाँ पर एंजेला ने जोनाथन के भेजे गए डॉक्यूमेंट हैरी को डायरेक्ट दिखा दिए थे, जो देखकर हैरी के पसीने छूटने लग जाते हैं क्योंकि असल में वो खुद ही फेलिक्स था और एंजेला समझ चुकी थी कि हेलो भी कोई और नहीं बल्कि खुद जेफ है। तब हैरी एंजेला के सामने कसम खाने लगता है कि वो इस सब का हिस्सा नहीं बनना चाहता और उसे ये सब जबरदस्ती करना पड़ रहा है, लेकिन अभी एंजेला उसको साफ कहती है कि अगर वो इस डील को बंद करवाने और बाकी लोगों को पकड़वाने में एंजेला की मदद करता है तो वो उसके बारे में कभी भी किसी को नहीं बताएगी। ये ऑफर तो हैरी के लिए सोने के अंडे के बराबर था, इसीलिए वो तुरंत ही इस पर मान जाता है और एंजेला को रिचर्ड के वकील का नाम बता देता है। तब एंजेला की आगे की कार्यवाही की वजह से रिचर्ड को पता चल गया था कि उसके वकील के बारे में इंटेलिजेंस के लोगों को पता चल चुका है, जो बात सुनने के बाद रिचर्ड का दिमाग खराब हो जाता है और फिलहाल विला पर वापस आने के बाद वो जोनाथन से जेड को उसके कमरे में छोड़कर आने के लिए कहता है और खुद सैंडी से इस बारे में बातें करने में लग जाता है। वहीं कमरे की तरफ जाते हुए जोनाथन से जेड एक बार वापस से उसके बारे में जानने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस बार भी जोनाथन उसे अपने बारे में कुछ भी नहीं बताता। मगर आज जब जेड जोनाथन को उसके साथ इंटीमेट होने का मौका देती है तो जोनाथन इस बार इसके लिए मना नहीं कर पाता और रिचर्ड के कमरे में जाकर
जाकर जेड के साथ इंटीमेट होना शुरू कर देता है। अब जहाँ एक तरफ जोनाथन जेड के साथ मजे कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ रिचर्ड की फट के 4 से 64 हो रखी थी और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार उनके साथ हो क्या रहा है। इसी वजह से वो अगले दिन तक जेफ से बोलकर एंजेला को निकालने के लिए उसके ऑफिस में एक नोटिस भिजवा देता है, जिसके बारे में रेक्स को पता चलने पर वो जेफ की भेजी गई एजेंट को उन सभी लोगों की नाम की लिस्ट दिखाता है जो रिचर्ड के साथ मिले हुए थे और उन सब के नाम को एपो ने खुद लिखकर एंजेला को दिया था। अब जैसा कि एंजेला सच में इस मिशन के ऊपर अच्छे से काम कर रही थी, तो जेफ भी झूठा डाटा दिखाकर उसको जॉब से नहीं निकाल सकता था। पर अभी जेफ को एपो की हरकत के बारे में पता चलने पर वो हैरी के ऊपर भी गुस्सा करता है, क्योंकि एपो पर नजर रखने की जिम्मेदारी उसकी थी। मगर हैरी ने तो जेफ से इस बात की माफी मांगकर थोड़ी ही देर में एंजेला को इस बारे में सब कुछ बता दिया था। तब सारी बातों को सुनने के बाद एंजेला समझ जाती है कि अब उन्हें एपो को प्रोटेक्शन देने की जरूरत है, जिसके साथ साथ ही एंजेला को जोनाथन की भी काफी ज्यादा चिंता हो रही थी। लेकिन जोनाथन तो विला में जेड के साथ फुल मजे कर रहा था। खैर इसके थोड़ी देर बाद जब एंजेला के कहने पर जूल एपो के घर में पहुंचता है, तो उसे पता चलता है कि रिचर्ड ने एपो को पिछली रात ही मरवा दिया था और इस बारे में जानने के बाद जूल को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। वहीं दूसरी तरफ रिचर्ड जोनाथन को अपने साथ लेकर ईरान में चला जाता है, जहाँ पर उसने सुबह सुबह जोनाथन के नाम पर $300 मिलियन का लोन लेके रात में उन्हीं पैसों से हथियार खरीद लिए थे, जिन्हें वो बाद में $600 मिलियन में बेचता। और इस बारे में जानकर तो जोनाथन का दिमाग खराब हो जाता है, पर जैसा कि अभी वो कुछ भी नहीं कर सकता था, इसीलिए वो रिचर्ड की खुशी में खुश होने का नाटक करता है। जिसके बाद वापस आते समय रिचर्ड प्लेन में जोनाथन को एंजेला के बारे में बताता है, जिससे रिचर्ड की टीम के लोगों के नाम पता चल गए थे और रिचर्ड को लग रहा था कि पैसों के लिए ये काम उसकी टीम में से कोई भी कर सकता है। इस दौरान उसे जोनाथन के ऊपर भी शक हो रहा था, लेकिन जोनाथन रिचर्ड के सवालों का खुद भी एटीट्यूड से जवाब देकर बच जाता है। अब इसके बाद वो दोनों इराक में उन वेपन को बेचने के लिए पहुंच जाते हैं, जहां उतरते ही रिचर्ड सबसे पहले तो गरीब लोगों को फ्री में सामान बांटते हुए उनके साथ फोटो खिंचवाता है, ताकि वो अपनी मसीहा वाली इमेज को भी लोगों के सामने बरकरार रख सके। और ये सारी चीजें करने के बाद वो जोनाथन को अपने साथ खुद के एक बहुत ही बड़े मिलिट्री बेस में लेकर आ जाता है, जहाँ बहुत सारे हथियारबंद सोल्जर के साथ साथ कई सारे एडवांस वेपन भी मौजूद थे। और रिचर्ड की प्राइवेट फोर्स में जितने भी लोग थे वो सारे पहले मिलिट्री में काम कर चुके थे। ये सुनकर तो जोनाथन के होश उड़ जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जब जेफ को पता चलता है कि रेक्स ने एंजेला के ऑपरेशन के बजट को बढ़ा दिया है, तो वो रेक्स को उसकी कुर्सी से हटाने के लिए प्रमोशन दे देता है, जिसका मतलब कि जल्दी ही उसकी कुर्सी पर कोई और बंदा आने वाला था और वो बंदा पक्का जेफ का कोई टट्टू होगा जो एंजेला के मिशन को पूरी तरह से बंद करवा देगा। इस बारे में एंजेला को पता चलने पर वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और वो जोनाथन के लिए भी बहुत ज्यादा परेशान थी, क्योंकि काफी समय से जोनाथन ने उससे कोई भी कांटेक्ट नहीं करा होता। इसीलिए एंजेला रेक्स से उसका नया ज्वाइनिंग लेटर आने से पहले जोनाथन के बारे में पता करने के लिए कहती है और रेक्स भी इस पर मान जाता है। दूसरी तरफ रात में रिचर्ड के मिलिट्री बेस में उसका एक कस्टमर आता है, जिसको अपने वेपन का डेमोन्स्ट्रेशन देते हुए रिचर्ड ने आसपास मौजूद गांव को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। और ये देखकर तो जोनाथन के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। पर फिलहाल के लिए रिचर्ड अपने कस्टमर को काफी सारी बंदूकें और मिसाइल भी चलाकर दिखाता है, जिसे देख देख कर तो जोनाथन का दिमाग और ज्यादा खराब हो रहा था। मगर वो जानता था कि अगर वो जल्दीबाजी करेगा तो रिचर्ड के सारे लोगों से अभी जान से मार देंगे और एंजेला का ये ऑपरेशन धरा का धरा रह जाएगा। फिर भी रिचर्ड के कस्टमर को उसके सारे हथियार बहुत ज्यादा पसंद आते हैं और वो सुबह उन सारे हथियारों को काफी सारे ट्रक में लोड कराकर एक मिलिट्री बेस की तरफ लेकर जाने लग जाता है। जिस दौरान जोनाथन ने उन सभी ट्रक के नंबर को नोट कर लिया था, ताकि जल्दी ही वो इसकी खबर एंजेला के पास पहुंचा सके। इसी बीच रिचर्ड उस मिलिट्री बेस में लेंस और साथ ही जेड को भी बुला लेता है, जिस दौरान लेंस जोनाथन के ऊपर और ज्यादा नजर रखने लग गया था, क्योंकि उसे सच में जोनाथन के ऊपर शुरू से ही भरोसा नहीं होता। वहीं रात में एंजेला के घर के बाहर को जेफ पहुंचकर उससे जानने की कोशिश करता है कि रिचर्ड की टीम में उसका खबरी कौन है, लेकिन एंजेला उसके मुंह पर उसे साफ कह देती है कि वो जानती है कि जेफ खुद भी रिचर्ड के साथ मिला हुआ है, इसीलिए वो उसे अपने खबरी के बारे में कुछ भी नहीं बताएगी और जेफ को अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए। इतना बोलने के तुरंत बाद एंजेला ने जेफ के मुंह पर ही दरवाजे को बंद कर दिया था और सीधा अपने काम पर लग गई थी। दूसरी तरफ रिचर्ड मिलिट्री बेस पर जेड के टेंट में आकर गुस्से में उसका मुंह पकड़ लेता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके ऑफिस में से उन पेपर्स को निकालकर एंजेला तक पहुंचाने वाली इंसान को जेड है, लेकिन जेड इस बात पर मना करती है। पर रिचर्ड इससे आगे उससे कुछ पूछ पाता उससे पहले ही रिचर्ड को उसका एक साथी बहुत ही जरूरी काम से बाहर बुला लेता है। तब रिचर्ड के वहाँ पर से निकलते ही टेंट में कुछ जोनाथन आके जेड को संभालता है और इस बार वो जेड को बता देता है कि वो असल में एक सीक्रेट एजेंट है जो रिचर्ड के इस काले धंधे को पूरी तरह से बंद करवाना चाहता है। ये बात सुनने के बाद तो जेड को बहुत ज्यादा खुशी होती है और अब वो खुद भी रिचर्ड के चंगुल से छूटने के लिए इस काम में जोनाथन की मदद करना चाहती थी। जो बात सुनने के बाद जोनाथन उसको किस करते हुए समझाता है कि अगर उसे अपनी और जोनाथन की जान बचानी है तो उसे रिचर्ड को इस बात पर यकीन दिलवाना पड़ेगा कि रिचर्ड की टीम में गद्दार कोई और नहीं बल्कि खुद लेंस है। इतना बोलकर जोनाथन तो वहाँ पर से चला जाता है और इसके थोड़ी देर बाद जब रिचर्ड वापस आता है तो जेड उसके सामने कहती है कि उन फोटोज को उसने ही अपने फोन में लिया था, क्योंकि असल में वो बस ये जानना चाहती थी कि रिचर्ड क्या काम करता है। लेकिन एक हफ्ते बाद उसने उन फोटोज को बिना किसी को भेजे अपने फोन से डिलीट कर दिया था। यही सब बताते हुए जेड रिचर्ड को ये भी कहती है कि उसी एक हफ्ते के बीच में उसका फोन एक बार गायब भी हुआ था और
उस समय पर लेंस ने उस फोन को ढूंढा था। ये सुनने के बाद तो रिचर्ड के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और कहीं ना कहीं उसे इस बात पर भरोसा हो जाता है कि उसकी टीम में सच में सबसे बड़ा गद्दार खुद लेंस ही है। वहीं दूसरी तरफ रात के अंधेरे में जोनाथन उस मिलिट्री बेस से चुपके से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है और उन ट्रक्स के नंबर को एक पर्ची पर लिखते हुए एक लोकल ड्राइवर के पास जाकर उसको कहता है कि इस पर्ची को इस्तांबुल के एक होटल में दे देना। इसके बदले में जोनाथन ने उस ड्राइवर को काफी सारे पैसे भी दिए थे और ड्राइवर भी इस काम को करने के लिए मानकर सीधा इस्तांबुल की तरफ चला गया था। अब इसके बाद जब जोनाथन चुपके से मिलिट्री बेस में घुसने की कोशिश कर रहा होता है तभी लेंस उसको इस तरह से बेस में घुसता हुआ देखकर गन पॉइंट पर ले लेता है और अब उसे यकीन हो चुका था कि जोनाथन एक गद्दार है और किस्मत से आसपास इस दौरान कोई भी नहीं था। इसीलिए जोनाथन खुद भी लेंस को बहुत ही बुरी तरह से मारना शुरू कर देता है और अभी वो लेंस को इतनी बुरी तरह से मारता है कि जल्दी ही लेंस की मौत हो जाती है। उस दौरान लेंस के चिल्लाने की आवाज को सुनकर रिचर्ड भी वहाँ पर पहुँच जाता है और जोनाथन रिचर्ड के सामने ऐसा दिखाता है कि उसने लेंस को चुपके से बाहर जाते हुए देखा था और जब उसने लेंस से उस बारे में पूछने की कोशिश करी तो लेंस ने उसके ऊपर जानलेवा हमला कर दिया, जिस दौरान रिचर्ड को अपने बचाव में उसको जान से मारना पड़ा। अब रिचर्ड इस बात को जानता था कि लेंस जोनाथन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और जैसा कि थोड़ी देर पहले जेड ने भी उसे लेंस के गद्दार होने के बारे में हिंट दिया था तो उसी वजह से रिचर्ड को इस बात पर आसानी से भरोसा हो जाता है और वो अपने एक आदमी से लेंस की लाश को ठिकाने लगाने के लिए कहकर खुद अपने टेंट में चला जाता है। वहीं सुबह तक जोनाथन के उस ड्राइवर की वजह से ट्रक के नंबर की इन्फॉर्मेशन एंजेला तक पहुंच चुकी थी, जिसे देखकर एंजेला बहुत ज्यादा खुश होती है और ट्रक से स्पेशल ऑर्डर निकलवाने के लिए कहती है ताकि वो उन ट्रक्स को आर्मी की मदद से पकड़ सके। तब उसकी बातों को सुनने के बाद रेक्स बिना कोई बहसबाजी करे ऐसा कर देता है क्योंकि अगले दिन तक वैसे भी उसे अपनी नई जॉब पर जाना था। फिर इसके थोड़ी देर बाद जब उन ट्रक को इराक के बॉर्डर पर पकड़ा जाता है तो उसके अंदर मौजूद सामान को देखकर सेना के लोग बहुत ही ज्यादा गुस्से से भर जाते हैं क्योंकि उन्हें बोला गया था कि ट्रक के अंदर वेपन्स होंगे, लेकिन सच्चाई तो ये थी कि उन ट्रक के अंदर अनाज को ट्रांसपोर्ट करा जा रहा था। ये सब असल में जैक की ही एक चाल थी जिसके बलबूते पर वो एंजेला के ऊपर प्रेशर बनाकर उसके ऑपरेशन की फंडिंग को पूरी तरह से रोक देता है और अब एंजेला की टीम में जूल के अलावा कोई भी नहीं बचा था। इससे दुखी होकर जब एंजेला अपने घर पर जाती है तो दरवाजे को खोलते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि उसके पति पर किसी ने जानलेवा हमला करा था और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। तब एंजेला जैसे तैसे कर उसको संभालती है और उसकी जान बचाने के बाद फैसला कर लेती है कि अब वो किसी भी हालत में दुनिया के सामने रिचर्ड को बेनकाब तो कर ही रहेगी। इधर रिचर्ड को ट्रक के नंबर लीक होने के बारे में पता चलने पर उसे लगता है कि ये काम भी लेंस का होगा, पर जैसा कि अब लेंस खत्म हो चुका था तो उसे अब टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं थी। इसीलिए वो जेट को बातों बातों में बताता है कि उनका कस्टमर जिन हथियार को लेकर गया था उन हथियार को उसने पहले कायरो के अपने प्राइवेट हैंगर में रखवाया था और जब वो उन हथियारों की पेमेंट करेगा तभी वो हथियार उसके होंगे। इस बारे में जेट को बताने के बाद वो जेट और जोनाथन के साथ कायरो में जाने लग जाता है जहाँ पर उसे फ्रेडी हमीद से मिलकर इस डील को आगे बढ़ाना था। तो फ्रेडी हमीद के बारे में सुनने के बाद तो जोनाथन के होश उड़ चुके थे क्योंकि अगर आपको याद हो तो फ्रेडी हमीद वही इंसान था जो सोफी का पति था और सोफी को जान से मरवाकर जोनाथन के इस बदले की शुरुआत उसी ने करी थी। खैर अभी के लिए जोनाथन शांत रहने की कोशिश करता है लेकिन उसको साथ साथ डर भी लग रहा था कि कहीं फ्रेडी उसको पहचान ना ले। अब आगे कायरो में पहुंचने के बाद रिचर्ड और जेड उसी होटल के उसी कमरे में रुकते हैं जहाँ पर सोफी की मौत हुई थी और उस पल के बारे में याद करके जोनाथन का सर फटा जा रहा था। तब जोनाथन जैसे तैसे खुद को संभाल कर एंजेला के पास कॉल करके उसे अपनी लोकेशन के बारे में बता देता है, जिस बारे में सुनने के बाद एंजेला जूल के साथ वहाँ पर जाने का डिसाइड करती है क्योंकि अब वो किसी भी हालत में जल्दी से जल्दी इस मिशन को पूरा करना चाहती थी। वहीं कायरो के उस होटल में अब तक सैंडी और कैरोलिन भी आ चुके थे, जिसके लिए पहले जोनाथन ने ही सैंडी से कैरोलिन से माफी मांगकर उसे वापस बुलाने के लिए कहा था और उसी वजह से अभी कैरोलिन जोनाथन को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। इसके थोड़ी देर बाद होटल में फ्रेडी भी पहुंच जाता है जो किस्मत से जोनाथन को नहीं पहचान पाता और जोनाथन को इस बात से बहुत ज्यादा खुशी होती है। अब वो लोग बातें कर ही रहे थे कि उतने में ही वहाँ पर नूर नाम का वो कस्टमर भी पहुँच गया था जो उन्हें हथियार के बदले में हाफ पेमेंट शुरू में और हाफ पेमेंट डिलीवरी के टाइम पर देने का फैसला करता है। इस पर रिचर्ड मान जाता है और नूर थोड़ी ही देर में $300 मिलियन को जोनाथन के अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। इससे सब लोग खुश होकर पार्टी करने लग गए थे, जिसके बाद रात में जोनाथन को डील्स के पेपर के बारे में पता चलता है जिन्हें रिचर्ड ने अपने रूम में मौजूद एक प्राइवेट सेफ में रख दिया था। इसीलिए जोनाथन अब जेड के पास जाकर उससे उस सेफ के पासवर्ड को पता करने के लिए कहता है, जिस पर जेड भी मान जाती है और इसके अगले दिन तक एंजेला भी जूल के साथ उसी होटल में गेस्ट बनकर पहुंच जाती है। तब जूल जोनाथन को एंजेला के पास लेकर जाता है जो दोनों ही एक दूसरे को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गए थे और तब जोनाथन उन्हें अब तक की सारी चीजों के बारे में बताता है, जिसके साथ साथ उसने एंजेला को इस बात की कंफर्मेशन भी दे दी थी कि वो जल्दी ही रिचर्ड के सारे साम्राज्य को बर्बाद कर देगा। वहीं दूसरी तरफ जेड जोनाथन के कहे अनुसार रिचर्ड के पास जाकर उससे कहती है कि उसे अपने ईयर रिंग को प्राइवेट सेफ में रखना है क्योंकि वो बहुत ज्यादा महंगे हैं और जेड उन्हें बिल्कुल भी नहीं खोना चाहती। तब रिचर्ड भी उसकी बातों पर भरोसा करके उसके सामने ही सेफ को खोल देता है, जिससे जेड को उस सेफ के पासवर्ड के बारे में पता चल चुका था और जेड ने रात के समय में पोकर खेलते हुए उस पासवर्ड को जोनाथन को भी बता दिया था। उस दौरान जोनाथन को ये बात
बात पता थी कि उसे पूरी रात सबके साथ पार्टी में ही रुकना पड़ेगा, इसीलिए वो जल्दी ही उस पासकोड को एंजेला तक पहुंचा देता है, जिसको जानने के बाद एंजेला खुद रिचर्ड के कमरे में जाकर उन डॉक्यूमेंट को सेफ से निकाल लेती है। जिस दौरान एक बार को तो रिचर्ड का गार्ड उसको पकड़ने भी वाला था, पर किस्मत अच्छी होने की वजह से सारी चीजें एकदम अच्छे से हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ पार्टी करते हुए जोनाथन सोफी की मौत का बदला लेने के लिए फ्रेडी को मारने की फिराक में था, इसीलिए वो फ्रेडी को बहुत ज्यादा दारू पिलाता है और बाद में उसे उसके घर में छोड़ने के बहाने से उसके घर में पहुंच जाता है। उधर पहुंचते ही जोनाथन ने फ्रेडी से सोफी के बारे में एक के बाद एक सवाल करना शुरू कर दिए थे, जिससे फ्रेडी के होश उड़ जाते हैं और उसे समझ में आ चुका था कि जोनाथन वही नाइट मैनेजर है जो अब उसकी मौत का सौदागर बनकर उसके सामने खड़ा है। इसके तुरंत बाद ही जोनाथन फ्रेडी का गला पकड़कर उसे पूल के पास ले जाता है और फ्रेडी को पूल में डुबाकर मौत के घाट उतार देता है। अब ये काम जोनाथन ने इतनी ज्यादा सफाई से करा था कि अगले दिन सबको यही लगता कि फ्रेडी नशे में होने की वजह से पूल में गिर गया और उसकी मौत उसी वजह से हो गई। इसके बाद जोनाथन अपने पुराने दोस्त यूसुफ से भी मिलता है, जिसके भाइयों के साथ मिलकर वो रिचर्ड के एयरपोर्ट वाले हैंगर में पहुंच गया था और वहां पर जाकर उन्होंने रिचर्ड के सारे हथियारों में बहुत सारे बॉम्ब प्लांट कर दिए थे, क्योंकि जोनाथन का प्लान ये था कि वो इस बार उन हथियारों की डील को नहीं होने देगा और उन हथियारों की डील होने से पहले ही उन हथियारों को रिचर्ड के सामने ही उड़ा देगा। अब इस सारी चीजों की प्लानिंग करने के बाद यूसुफ जोनाथन को एक नंबर देता है, जिसको फोन में डायल करते ही वो सारे के सारे हथियार उड़ जाते और अभी यूसुफ को ये जानकर बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी कि जोनाथन ये सब बस सोफी के लिए कर रहा है। खैर इसके बाद जोनाथन डील के ओरिजिनल पेपर को एंजेला से लेकर अगली सुबह तक जेड के पास पहुंचा देता है, मगर जब जेड उन्हें सेफ में रखने के लिए वापस जाती है तो सामने का नजारा देखकर जेड के पसीने छूटना शुरू हो जाते हैं। असल में उस समय तक रिचर्ड ने सेफ के पासवर्ड को चेंज कर दिया था, जिसके तुरंत बाद ही वो जेड के सामने आकर समझ जाता है कि जेड उसे धोखा दे रही थी। इसी वजह से वो जेड को बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर करवाता है और आखिरकार जेड को उसे ना चाहते हुए भी जोनाथन के नाम के बारे में बताना पड़ता है। अब इन सभी बुरी चीजों के बीच में एक चीज बहुत अच्छी होती है, क्योंकि एंजेला को उस फाइल की वजह से जेफ के खिलाफ पुख्ते सबूत मिल गए थे, इसीलिए अब वो जेफ के पास कॉल करके उसे सीधा धमकी देती है कि अगर इस कॉल के बाद जेफ ने धोखे से भी रिचर्ड से बात करने की कोशिश करी तो एंजेला उन पेपर्स को सीधा पब्लिक कर देगी, जिससे जेफ की बदनामी तो होगी ही, पर साथ साथ उसको जेल में भी डाल दिया जाएगा। ये सुनकर तो जेफ के चेहरे पर डाउनलोड पेंडिंग वाली फीलिंग आ जाती है और इधर जैसा कि रिचर्ड की डील जोनाथन के बिना नहीं हो सकती थी, क्योंकि आधी पेमेंट उसके ही अकाउंट में कराई गई थी और जिस कंपनी में वो पेमेंट गई थी वो कंपनी भी कुछ जोनाथन के नाम पर थी। इसी वजह से रिचर्ड जोनाथन को भी जिंदा रखता है, पर साथ साथ वो जोनाथन को सैंडी के साथ मिलकर मारता भी है और जेड की टॉर्चर वाली फोटो को दिखाते हुए उससे कहता है कि अब से मैं जो भी बोलूंगा तुम्हें वो करना पड़ेगा। तब जोनाथन को भी रिचर्ड की सारी बातें एकदम शांति से माननी पड़ गई थी, पर यहाँ पर एक चीज अच्छी हुई थी कि रिचर्ड को अब तक जोनाथन के इंटेलिजेंस के साथ काम करने के बारे में कुछ भी पता नहीं चला था और उससे लग रहा था कि जोनाथन उसके हथियारों को चुरा कर उन्हें खुद बेचना चाहता है। फिर अब इसी बीच एंजेला को जेड के पकड़े जाने के बारे में खबर मिल जाती है, जिस बारे में पता चलते ही वो तुरंत ही जेड के कमरे में जाकर उसके साथ मौजूद गार्ड को शूट करके खत्म कर देती है और इसका मतलब अब जेड को पूरी तरह से सेव कर लिया गया था। वहीं दूसरी तरफ रिचर्ड फिलहाल के लिए जोनाथन को डील को पूरा करने के लिए हैंगर के पास लेकर आ गया था, जहाँ पर शुरुआत में तो नूर के साथ सारी चीजें बहुत ज्यादा अच्छी चल रही थी, पर जैसे ही जोनाथन के हाथ में फोन लगता है वैसे ही वो यूसुफ के दिए हुए कोड को फोन में डालकर उसे डायल कर देता है, जिसके अगले ही पल रिचर्ड और नूर के सामने सामने उनके सारे के सारे हथियार बॉम्ब ब्लास्ट में उड़ गए थे। ये देखने के बाद तो रिचर्ड और नूर की ऐसी तैसी हो गई थी और उन दोनों ने अपने सर को पकड़ लिया था। इवन अभी नूर तुरंत ही रिचर्ड से उसके दिए गए पैसे वापस मांगने लग जाता है, जिस पर रिचर्ड मान गया था, लेकिन उसने नूर को इंटेलिजेंस के इंटरफेरेंस के बारे में बताते हुए कुछ दिनों का वेट करने के लिए कहा था। नूर भी इस पर मानकर वहाँ पर से चला जाता है, जिसके अगले ही पल रिचर्ड ने जोनाथन के ऊपर गुस्से में गन पॉइंट कर दिया था। वो जोनाथन से अपने सारे पैसों को वापस लेना चाहता था, लेकिन जोनाथन अब तक उन सारे पैसों को अपने अकाउंट से गायब कर चुका होता है। तब जोनाथन उसे एक और चाल में फंसाते हुए कहता है कि अगर रिचर्ड को पैसे वापस चाहिए तो उसे उसके साथ होटल में वापस चलना पड़ेगा। जिस बात को सुनने के बाद तो रिचर्ड इस पर तुरंत मान जाता है, लेकिन होटल में जाने के बाद रिचर्ड का स्वागत खुद एंजेला और साथी जूल करते हैं, जिन्होंने इस बार रिचर्ड को उसके खिलाफ पुख्ता सबूत दिखाकर उसे रंगे हाथों पुलिस को ही सौंप दिया था। अभी शुरुआत में रिचर्ड को इससे बिल्कुल भी डर नहीं लगता, क्योंकि उसे लग रहा था कि जेफ इन लोगों से बात करके उसको छुड़वा देगा, लेकिन एंजेला की धमकी की वजह से जेफ उससे बात करने तक से मना कर देता है। इसकी वजह से रिचर्ड को जल्दी ही जेल में डाल दिया गया था, जहाँ पर जब रिचर्ड के कोई भी कॉन्टेक्ट काम में नहीं आते तो उसका माथा पूरी तरह से खराब हो जाता है। इधर इस रात जोनाथन और जेड एक साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, जिस दौरान उन्हें किसी का भी खौफ नहीं था। और फिर इसकी अगली सुबह जेड लंदन में अपने बेटे से मिलने के लिए वापस चली गई थी। उस दौरान जोनाथन कुछ समय के लिए कायरो में ही रुककर सोफी को याद करने का फैसला करता है, जिसके साथ ही जोनाथन की ये बदले की कहानी यहीं पर खत्म होती है। पर जैसा कि अब वो इंटेलिजेंस की दुनिया में एक बार वापस से कदम रख चुका था, तो क्या इस बार वो रिटायरमेंट को लेना पसंद करेगा? हाँ, आप लोग सही समझ रहे हैं कि इस सीरीज का सेकंड सीजन भी है, जिसमें रिचर्ड और फ्रेडी से भी बहुत बड़े बड़े गुंडे शामिल हैं और इसके अगले सीजन का प्लॉट तो इतना ज्यादा खतरनाक है कि उसको देखकर आप लोग पूरी तरह से हिल
जाओगे, तो क्या मुझे इसके सेकंड सीजन को अपने चैनल पर लेकर आना चाहिए? मतलब कि क्या आप लोगों को इस सीरीज की कहानी पसंद आई थी? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में इस बारे में जरूर बताना। और अगर इसके सेकंड सीजन को देखने के लिए 100 लोग भी कमेंट सेक्शन में लोकी भैया टाइप करते हैं तो मैं इसके सेकंड सीजन को जल्दी से जल्दी अपने चैनल पर लेकर आऊंगा, वरना हम लोग किसी और सीरीज की कहानी की तरफ चलेंगे। इसीलिए अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी उम्मीद है कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी और हम मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। क्या तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।